हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री का पेपर है। 21 जनवरी का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 51 देखें तो है कि कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन PbCl2 प्लस K2Cl2O4। अच्छा, इसको देखकर लग रहा है कि ये Pb+2 कटायन का क्वालिटेटिव एनालिसिस है, कंफर्मेटरी टेस्ट का। तो लिखते हैं रिएक्शन यहाँ पर। तो PbCl2 प्लस K2CrO4 एंड दिस इज PBT फॉर्मेशन रिएक्शन, और इस रिएक्शन में बनेगा PbCrO4 का येलो PBT, और खुद यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस साथ में ट्वाइस KCl। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है, यहाँ पर A को वापस से यूज किया गया है। जो A है वो है यहाँ पर PbCrO4, और देखते हैं A मतलब PbCrO4, और हमने इसकी रिएक्शन कराई है इसके NaOH के साथ। A की रिएक्शन हमने कराई है NaOH के साथ। थोड़ा सा नीचे लेते हैं हम लोग। PbCrO4 प्लस NaOH के साथ। देखो इस क्वेश्चन में कमी है। देखो NaOH लिमिटेड अमाउंट में है, हम ये भी मान सकते हैं, और जो NaOH है ये अपने आप में एक्सेस अमाउंट में है, ये भी हम मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमने लिमिटेड अमाउंट में मान के चल रहे हैं अगर हम, तो यहां पर बनेगा PbOH के होल ट्वाइस का वाइट PBT। तो लेकिन यहां पर जो रिएक्शन है उसमें Na2CrO4 बन रहा है, और देखते हैं आगे। अगर हमने इसको एक्सेस में लिया है तो हमें मिलेगा यहां पर PbOH का होल 4 और Na2। एक्चुअली में ऑप्शन देखकर भी हम थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं यहां पर, प्लस इसके बाद Na2CrO4। अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो दिस रिएक्शन इज PBT डिसोल्यूशन रिएक्शन। तो देखा जाए तो उस तरीके से ए ऑप्शन में Na2PbOH का होल ट्वाइस, तो सबसे पहला तो ये तो कैंसिल हो गया। सबसे पहले जो ए बनेगा वो तो PbCrO4 बनेगा, मतलब आपका सेकंड ऑप्शन सही हो सकता है, और ये भी गलत हो जाएगा, और फोर्थ भी सही हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो सबसे पहले PbCrO4 तो ए बना है, सही है। इसके बाद फिर मैंने ए का रिएक्शन NaOH जो एक्सेस में ही हमको लेना पड़ेगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ऑप्शंस की फीलिंग के साथ भी हमको जाना चाहिए। इसके बाद फिर Na2PbOH का होल 4, और फोर्थ ऑप्शन में भी सेम है। चलो आगे देखते हैं कि आगे ये तो हो गया, ये हो गया, लास्ट वाला और रह गया है यहाँ पर। सबसे लास्ट है कि PbSO4 प्लस 4CH3CONH4 प्लस NH4 का होल ट्वाइस SO4 प्लस X जो बन रहा है। तो इसको देखकर हमको लग रहा है कि PbSO4 तो पहली बात तो इनसोल्यूबल रहता है, और 4CH3CONH4 के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर PBT डिसॉल्व होते हुए दिखेगा हमको। तो सिंपल सी बात है कि NH4 का होल ट्वाइस SO4 एक तरफ आ जाएगा, और यहाँ पर बनेगा हाँ PB, और ये सबसे लास्ट में जो ऑप्शन आपको दिख रहा है वो ऑप्शन यहाँ पर सही माना जाएगा, ठीक है। मतलब NH4 का होल ट्वाइस एंड PbCH3CO का होल 4, ठीक। तो ये जो क्वेश्चन है वो कहाँ से आया मैं दिखाता हूँ आपको। स्टूडेंट को बोला जाता है कि वो NCERT पैटर्न मैनुअल पढ़ें, तो ये क्वेश्चन NCERT पैटर्न मैनुअल का ही है। नॉर्मली आपने सॉल्ट एनालिसिस पढ़ा होगा तो वहाँ पर भी आप पढ़ते हैं जो PBT का +2 का जो कटायंस का जो क्वालिटेटिव एनालिसिस टेस्ट होता है वो, और सिस्टमैटिक क्वालिटेटिव एनालिसिस जो NCERT पैटर्न मैनुअल है उसमें पेज नंबर 72 में आपको मिल जाएगा। तो दो रिएक्शन तो यहाँ पे ये पूछी गई है यहाँ पर, और एक रिएक्शन अलग से ये वाली पूछी गई है, ये देखिए, ठीक। तो NCERT का पैटर्न मैनुअल हो या बुक हो, ये पढ़ना बहुत जरूरी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ट्रेंड फॉर द मेंशन प्रॉपर्टी।
तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर फ्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर, बोरॉन। फर्स्ट आई वैल्यू की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग एक बेसिक छोटा सा पीरियोडिक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, तो कुछ आइडिया हमको लगेगा फिर। तो सबसे पहले हम ए ऑप्शन की बात करेंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सेकंड पीरियड में सबसे पहले तो हम बोरॉन को लिखेंगे यहाँ पर। बोरॉन के बाद फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, जिनका काम पड़ेगा वो हम ले लेंगे यहाँ पर। देन फिर थर्ड पीरियड, इसमें बोरॉन एल्युमिनियम, इसके नीचे SI, इसके नीचे फॉस्फोरस, देन सल्फर और देन फिर क्लोरीन। ठीक, यहां पर हमको जरूरत है एक तो फ्लोरीन का, इसके बाद है फॉस्फोरस का, इसके बाद है सल्फर का, और हमें जरूरत है यहां पर बी का। ठीक है, एज वी ऑल नो कि अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव करेंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और अगर हम टॉप टू बॉटम चलें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ये आपकी यहां पे डिक्रीज होगी। ठीक है, अब देखो सेकेंड पीरियड में अगर हम देखें तो लेफ्ट टू राइट चलने पर आई वैल्यू इंक्रीज हो रही है यहां पर। तो बोरॉन का तो बहुत कम रहेगा, सबसे पीछे ही है वो। ठीक है, और आई वैल्यू डिक्रीज हो रही टॉप टू बॉटम आने पर। तो सिंपल सी बात है, पहले हमें सेकंड पीरियड को देखना चाहिए, और लेफ्ट टू राइट चलने पर इंक्रीज हो रहा है, तो सबसे पहले आ जाएगा फ्लोरीन। ये तो क्लियर हो गया हमको। ठीक है, यहां रख देता हूं फ्लोरीन। चलो, इसके बाद इसका तो खैर बहुत कम रहेगा, बहुत पीछे है। अब नंबर लगेगा थर्ड पीरियड का। तो फॉस्फोरस एंड सल्फर, वैसे तो लेफ्ट टू राइट चलने पर आई वैल्यू बढ़ना चाहिए तो पहले सल्फर आना चाहिए, बट आपको पता होना चाहिए कि फॉस्फोरस सल्फर में पहले फॉस्फोरस आता है। इसके पास 3p3 हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है इसके पास, तो पहले आ जाएगा यहां पर P। तो एक्सेप्शन केस में आप पढ़ते होंगे सभी। इसके बाद फिर सल्फर, और इसके बाद आता है B। तो जरा मैच कराते हैं हम लोग, F, P, S एंड B। इसका मतलब आपका जो A स्टेटमेंट है वो सही है। ठीक, चलो इसके बाद देखते हैं आगे। Cl, F, S और P में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो आसान है। तो आपको पता है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन का हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, तो वो तो दिख ही रहा है हमको यहाँ से। देखते हैं बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन में सबसे पहले तो Cl ही आएगा। तो उसके पहले काम करेंगे हम, वापस से एक छोटा सा पीरियोडिक टेबल बनाएंगे यहाँ पर अपने हिंट के लिए। तो वही सेकंड पीरियड, इसके बाद फिर थर्ड पीरियड, और हम लोग यहाँ पर बी ऑप्शन की बात कर रहे हैं बेसिकली। ठीक, तो फ्लोरीन तो यहाँ कहीं हम लिख देते हैं, इसके बाद Cl मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, और S और P, मतलब P को मैं तो P और S है ना, तो वो तो थर्ड में आएगा, तो मैं P को यहाँ लिखूंगा, मैं S को यहाँ लिखूंगा। ठीक, सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो क्लोरीन ही आएगा। 2p 3p की जो एलिमेंट्स है उसमें भी एक्सेप्शनल केस होता है। अच्छा, लेफ्ट टू राइट अगर चला जाए तो यहां पर लेफ्ट टू राइट अगर चला जाए तो जो आई वैल्यू होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी, वो भी क्या होगी यहाँ पर इंक्रीज। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ऑर्डर रहेगा ओवरऑल, उसमें सबसे पहले तो क्लोरीन आएगा, इसके बाद फिर फ्लोरीन। इंक्रीज हो रहा है 2p 3p में एक्सेप्शनल केस होता है, पहले 3p का आएगा फिर 2p का आएगा। ठीक, नाउ अब मैं बात करता हूं यहां पर P और S में। तो P और S में सबसे पहले आएगा S और फिर आएगा P। तो ये Cl, F, S एंड P, इसका मतलब यहां पर B भी सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग मेटालिक कैरेक्टर। तो मेटालिक कैरेक्टर को हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी से रिलेट करवा सकते हैं फिर। ठीक है, चलो यहां देखते हैं हम लोग C। तो यहां पर भी पीरियोडिक टेबल के हमको माध्यम से ही चलना चाहिए ताकि आंसर हमारा सही आए। ठीक है, तो
पहले तो के और बोरॉन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो देखिए लिथियम यहाँ आएगा, Na और के यहाँ कहीं आएगा, ठीक। इसके बाद फिर Mg की बात हो रही है यहाँ पर, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम और Ca, ठीक, ये भी आ गया। इसके बाद है यहाँ पर बोरॉन, बोरॉन की बात हो रही है, एल्यूमिनियम, इतना लिख देता हूं मैं यहाँ पर, और है हाँ ये भी हो गया, ठीक। तो हमें चाहिए यहाँ पर के बाद हमें चाहिए Al के बाद हमको चाहिए Mg, और हमें चाहिए यहाँ पर बोरॉन। ये सबसे पहली बात, अगर हम लेफ्ट टू राइट चलें तो लेफ्ट टू राइट चलने पर अगर हम इसको देखें, अगर हम लेफ्ट टू राइट चलें तो आयनाइजेशन एनर्जी वो इंक्रीज होती है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा लगने वाली है यहाँ पर। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेगा, तो इट मीन्स मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, इट मीन्स मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। तो सिंपल सी बात है, अगर हम टॉप टू बॉटम चलें तो यहाँ पर मेटालिक कैरेक्टर, इसको तो कर चुके हैं, इसको मैं रेस कर देता हूँ, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, ये हो गया। तो देखो यहाँ डिक्रीज हो रहा है, तो सबसे पहले इसका ही नंबर लगने वाला है। यहाँ पर टॉप टू बॉटम जाने पर बढ़ेगा, मतलब सबसे टॉप पर के का आना चाहिए, तो के का दिया है क्या? हाँ दिया है। चलो आगे देखो, इसके बाद इनको Mg की बात करना चाहिए, बट इन्होंने पहले Al की बात करी है, इट मीन्स ये तो गलत हो गया। तो सी ऑप्शन जो दे रखा है वो तो गलत है, ठीक है। तो जहां पर भी सी दिया हुआ है वो तो पहले ही रॉन्ग हो जाएंगे, ये भी गलत, ये भी गलत। अब यहां पे रह गया है डी, तो लास्ट में डी की बात कर लेते हैं जरा हम लोग। तो डी स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं हम लोग। तो देखो डी में क्या होगा, सबसे पहले K2O, Na2O, MgO, तो पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करेंगे हम लोग पहले। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर Na2O लिख देता हूँ, इसके बाद मैं यहाँ पर K2O लिख देता हूँ, हाँ ये हो गया, और MgO, ठीक है, MgO के बाद फिर मैं Al2O3 लिख देता हूँ यहाँ पर, Al2O3, ठीक। ऑक्साइड्स में अगर लेफ्ट टू राइट चलेंगे, अगर मेटल के ऑक्साइड्स हैं या ऑक्साइड्स हैं, अगर हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो उनका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और टॉप टू बॉटम जाने पर एसिडिक कैरेक्टर घटता है। तो मतलब टॉप टू बॉटम जाने पर बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, टॉप टू बॉटम जाने पर जो बेसिक कैरेक्टर है वो बढ़ेगा, इंक्रीजेस। लेफ्ट टू राइट अगर हम चलेंगे तो बेसिक कैरेक्टर जो है, तो बेसिक कैरेक्टर जो है वो यहां पर डिक्रीज होगा, ठीक। तो अब इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे पहले K2O आना चाहिए, तो सही बात है K2O है। इसके बाद यहां घट रहा है तो पहले तो ये इन दोनों का नंबर लगना चाहिए, टॉप टू बॉटम होने पर बढ़ रहा है तो पहले आपका फर्स्ट नंबर पे ये आना चाहिए, सेकंड नंबर पे फिर ये आना चाहिए, इसके बाद MgO और Al2O3 में थर्ड नंबर पर ये आना चाहिए, सबसे लास्ट में ये आना चाहिए। तो देखते हैं, पहले K2O है, फिर Na2O है, देन फिर MgO है, देन फिर जो है Al2O3 है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी आपका सही माना जाएगा, तो ABD मतलब ए ऑप्शन यहाँ पे सही माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑर्गेनिक क्वेश्चन है यहाँ पर। देखो देखकर लग रहा है कि जो पहला रिएक्शन है वो रिडक्शन का है, और सेकंड जो रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन का है। तो 2 मोल हाइड्रोजन पीटी मतलब कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का रिएक्शन, इसमें एल्कीन एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें आप पहला ऑप्शन लो तो भी यही बनेगा, सेकंड लोगे तो भी यही बनेगा, मतलब दोनों एल्कीन एल्केन में कन्वर्ट हो जाएंगे, और थर्ड में भी यही बनेगा, फोर्थ में भी यही बनेगा, मतलब सही ऑप्शन तक तो हम नहीं पहुंच पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगर हम KMnO4 के साथ हम ए का रिएक्शन कराएं, ए तो इन चारों में से कोई ना कोई होगा, तो देख पा रहे हैं कि 2 अलग अलग कंपाउंड यहां पे मिल रहे हैं हमको। बेसिकली देखा जाए तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें,
तो KMnO4 के साथ अगर ऑक्सीडेशन करना हो तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो KMnO4 है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और इसका तरीका क्या है सॉल्व करने का कि आप डबल बॉन्ड को ब्रेक करें, ऊपर नीचे दोनों साइड आप O लगाएं और पर्टिकुलर ग्रुप को आप कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करें। वैसे तो CHO में इन जनरल कन्वर्ट होता है, बट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो एल्डिहाइड भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखें, यहाँ O आएगा, इधर O आएगा, इधर करें तो यहाँ O आएगा और यहाँ O आएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पर देखूं तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें मिल जाएगा COOH, या इसको ऐसे देखिए, एक ये तो बॉन्ड पूरा टूट ही चुका है, तो यहां से मैं लिखता हूं इधर ये वाला बॉन्ड और ये इधर ये कार्बन, ये वाला मैंने बॉन्ड ब्रेक किया यहाँ से, ये वाला O इधर, O इधर, O इधर और O इधर। ठीक है, तो देखा जाए तो ये इधर ये बॉन्ड जो हमने बनाया और एक इधर डबल बॉन्ड OOH, इसके बाद मैं नीचे देखूंगा तो डबल बॉन्ड OOH, इसके बाद अगर हम इधर देखें तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड OOH, इसके बाद है C डबल बॉन्ड OH। ये ऐसा कुछ मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा, गलत हो गया ऑप्शन। अच्छा, सिमिलर आप और भी ऑप्शन ऐसे देख सकते हैं, यहां से अगर आप बॉन्ड को तोड़ेंगे ना, ये देखो यहां भी O आएगा, इधर भी O आएगा, तो आप सोच के देखो कि ऐसा कुछ बन रहा है क्या, यहाँ पे O, यहाँ पे O लगाओ, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगाओ, यहाँ लगाओ, ऐसा कुछ बन रहा है क्या? नहीं बन रहा, हटा दे। यहाँ देख लो थर्ड वाले ऑप्शन में, यस थर्ड वाले ऑप्शन में तो हो रहा है। अगर आप यहां से बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, कार्बोक्सिलिक यहां बनाएंगे, इधर बनाएंगे, यहां बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, कार्बोक्सिलिक यहां बनाएंगे, यहां बनाएंगे, तो थर्ड ऑप्शन अगर आप देखें तो देखिए, तो सबसे पहले तो ये बॉन्ड यहां से टूटेगा तो इस वाले पूरे ग्रुप का कार्बोक्सिलिक बन जाएगा और इस वाले का भी कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। ठीक है, प्लस साथ में देखो, साथ में एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, यहां पर भी हमें COOH लगाना है, C डबल बॉन्ड OH, और यहां नीचे भी कार्बन है इधर, तो C डबल बॉन्ड OH। यस, यही ऑप्शन मैच कर रहा है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन ही सही माना जाएगा, तो ऑटोमेटिक ये भी रॉन्ग हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखो क्वेश्चन कर रहा है ऑर्गेनिक का है ये क्वेश्चन, ए हाइड्रोकार्बन P C4H8 on reaction with HCl gives an optically active compound Q। मतलब P होगा तो हमसे PQR के बारे में पूछ रहा है, तो सबसे पहले जो लिखा होगा वो तो P होगा। ठीक है, इसके बाद ही कह रहा है कि P का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड साथ हम कराएंगे तो एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मिलेगा जो है Q। ठीक है, इसका मतलब Q के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। Q ये है, यहाँ पर इस ऑप्शन में Q ये है, और इस ऑप्शन में Q हमारा ये है, और इस ऑप्शन में हमारा जो Q है वो ये है। ठीक है, तो Q हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, तो देखते हैं जरा। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन में देखूंगा तो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है क्या? नहीं, हटा दो भैया, ऑप्शन ही चला गया वो तो हमारा पूरा, कितना आसान है ये। सेकंड में देखो, यहां पर देखा जाए तो ये जो Q है ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है ही नहीं, हटा दो इसको। लेकिन अगर आप इसको देखें तो देखो ये सेंटर कायरल बन रहा है, मतलब इस कार्बन में 4 डिफरेंट ग्रुप आपको दिख रहे हैं और sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है यहाँ पर, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा दो, तो ये तो हो सकता है। अगर मैं देखूं यहाँ पर इसमें Q में भी ये भी बेटा ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये भी गलत हो गया, तो सही ऑप्शन तो आ ही गया। फिर भी सॉल्व करके देखते हैं हम लोग एक बार। ठीक है, इसको ही चेक कर लेते हैं हम लोग एक बार। देखो, तो सबसे पहले हम इसका रिएक्शन कराएंगे HCl के साथ, तो ये बन जाएगा। ठीक है, कौन सा मर्कुरी मॉलिक्यूल चलेगा? कार्बोकैटायन स्टेबल कार्बन पे बनेगा और फिर Cl- वहीं पर आ जाएगा, तो ये बन गया। इसके बाद फिर हमने इसका रिएक्शन कराया है अमोनिया के साथ, यस, तो HCl निकल जाएगा और NH2 ग्रुप यहाँ पर आ जाएगा। एक्चुअली में ये सिंगल बॉन्ड ही होगा,
थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर, ये नहीं है, ठीक है ना, ये तो ये बन जाएगा। ठीक, इसके बाद फिर यहाँ पर हम रिएक्शन करा रहे हैं डाइजोटाइजेशन। ओके, तो देख लेते हैं जरा इसको हम लोग। ये रिएक्शन, बेसिक रिएक्शन क्या होती है, देखें हमारे पास RNH2 है, ये एलिफेटिक अमीन है, और इसका रिएक्शन अगर हम NaNO2 प्लस HCl के साथ अगर कराया जाता है ना, तो बन जाता है ROH। ठीक है, हालांकि सबसे पहले तो Rn2 प्लस Cl माइनस बनेगा, सबसे पहले तो Rn2 प्लस Cl माइनस बनेगा, और फिर बाद में जो है ना यही वाटर के साथ ट्रीट कराने पर ये क्या बन जाता है, ROH। ये ठीक, तो अल्कोहल बना है क्या, यस सही है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट नंबर 1 है कि द नंबर ऑफ पेयर among SiO2 CO2 SnO2 SNO SnO2 PbO PbO2 and GO GO2 which contain oxide that are both amphoteric is 2। इनमें से हमको एम्फोटेरिक ढूंढना है यहाँ पर। तो सबसे पहली बात तो SiO2 और जो CO2 है ये तो एसिडिक है, ठीक है, ये तो एसिडिक है, तो पहली बात तो ये गलत हो गया पेयर। ठीक, इसके बाद SnO SnO2 ये एम्फोटेरिक है, तो ये हो जाएगा सही। और PbO PbO2 भी अपने आप में एम्फोटेरिक है, तो ये भी सही हो जाएगा। और G और GO2 एसिडिक हैं, साफ साफ एनसीईआरटी में मेंशन है ये सब। तो ये सब भी जो है ना ये गलत हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर दो एम्फोटेरिक है, स्टेटमेंट 1 आपका पूरा सही माना जाएगा। इसके बाद आगे कह रहा है कि BF3 इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। देख लेते हैं एक बार, तो देखो BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। तो यहां पर बोरॉन के पास एक वैकेंट 2p ऑर्बिटल भी बच जाता है। देख सकते हैं कि यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होएगा, सही बात है, मतलब एक्ट एज ए लुईस एसिड। और ये कह रहा है कि ये एडिड बनाएगा जब इसका रिएक्शन अमोनिया के साथ होगा तब। तो देखो अगर हम रिएक्शन कराते हैं अमोनिया के साथ, तो इसके पास लोन पेयर है, तो ये अपना लोन पेयर बोरॉन के पास जो वैकेंट ऑर्बिटल है उसमें डोनेट कर देगा और क्या बना लेगा, एडिक्ट। ठीक है, जिससे लुईस एसिड बेस इंट्रैक्शन, एंड ये आपका लुईस एसिड है, ये आपका लुईस बेस है, तो ये हो जाएगा BF3। इसको एक पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर मिल गया तो कोऑर्डिनेट 1 बनेगा, और यहाँ पर ये अमोनिया, ठीक है, अमोनिया ने दिया है, तो ये इसके बोलते हैं एडक्ट। ठीक है, तो कह रहा है कि ये बन जाएगा और हैज ए ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। तो सही बात है, BF3 का जो अभी फिलहाल शेप रहता है वो ट्राइगोनल प्लेनर रहता है, sp2 हाइब्रिडाइज रहता है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट नंबर 2 है वो भी अपने आप में सही माना जाएगा। ठीक है, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए मैच कर जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखो कह रहा है कि 80 ml ऑफ ए हाइड्रोकार्बन ऑन मिक्सिंग विद 264 ml ऑफ ऑक्सीजन इन ए क्लोज्ड ट्यूब ट्यूब, है ना, अंडरगोस कंप्लीट कंबशन। देखकर लग रहा है कि जो क्वेश्चन है वो यूडोमेट्री का है, मतलब गैसियस एनालिसिस के क्वेश्चंस होते हैं इसमें। तो द रेसिड्यू गैस आफ्टर कूलिंग टू 273 केल्विन, तो इतना ml, ठीक है। तो व्हेन द सिस्टम इज ट्रीटेड विद KOH सॉल्यूशन द वॉल्यूम डिक्रीजेस टू 64 ml। ओके, देखते हैं हम लोग आगे फिर इसमें। तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन का एक बेसिक रिएक्शन हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, और वो रहेगा यहाँ पर CXHY प्लस X प्लस Y/4 O2 गैस। ठीक है, ये भी गैसेस फॉर्म में रहेगा। कुछ ना दिया हो तो आपको रूम टेम्परेचर में ही मान के चलना है। CO2 XCO2 गैस प्लस Y/2 H2O, और ये क्या आएगा लिक्विड में, रूम टेम्परेचर पे H2 लिक्विड फॉर्म में ही मिलेगा। ठीक है, अभी कह रहा है कि यहां पर 80 ml हाइड्रोकार्बन हमने लिया है, मतलब ये 80 ml, ठीक है, और ये कह रहा है कि 264
264 ml लिया है हमने, तो नो प्रॉब्लम। अगर हम इसको देखें तो ये LR हो जाएगा, अमाउंट इसका कम है। अच्छा एक बात और आप समझ लो कि आप यहां पर वॉल्यूम को मोल के साथ ट्रीट कर सकते हैं, बिकॉज प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, एक ट्यूब के अंदर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मोल। ठीक, तो आप सीधा मोल के साथ ही डील कर लो, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये लो, तो यहां पर ये हो जाएगा 80 और इधर हो जाएगा 264, तो ये हो जाएगा LR लिमिटिंग रीजन। जो भी बनेगा इसके अकॉर्डिंग बनेगा। तो ये कितना बच गया, तो 1 मोल हाइड्रोकार्बन से x प्लस वाई बाई 4 O2 हमको चाहिए, तो 80 से देखो कितना मिल जाएगा, 80 से 80 टाइम्स x प्लस वाई बाई 4 कितना बच जाएगा। तो लेफ्ट अमाउंट चेक करते हैं हम लोग यहाँ पर, तो लेफ्ट अमाउंट यहाँ पर हो जाएगा 264 माइनस, और ये हो जाएगा x प्लस वाई बाई 4 और अपने आप में 80 इंटू 80, ये ठीक है। अच्छा तो ये कितना बनेगा, यहाँ लिख लेते हैं, ये आपका बन जाएगा, इससे ही हमको बना के लेना है LR से ही, तो दिस इज 80x। लिक्विड है, कोई यहाँ पर काम ही नहीं है, तो इसको मतलब नहीं है यहाँ पर लेने का। अब कह रहा है कि जो भी गैसेस, जो भी रेसिड्यूअल गैसेस यहाँ पर हैं, उनका फाइनली जो वॉल्यूम है वो 224 ml है। तो हमें, हमारे पास गैस एक तो ये है जो बच गई है, और एक ये है जो बन गई है यहाँ पर, इन दोनों का समेशन हमको करना है जो 224 ml के बराबर है। ठीक, तो देखो, तो यहां पर लिखेंगे, यहां पर अकॉर्डिंग क्वेश्चन 264 माइनस x प्लस वाई बाई 4 80 प्लस 80x इज इक्वल टू 224, ये हो गया। अच्छा तो उसको सॉल्व किया जाए फिर, तो उसको सॉल्व करने पर ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा देखते हैं, 264 माइनस 80x माइनस, ये माइनस का साइन यहाँ भी आ जाएगा, ये हो जाएगा 20y, ठीक, और प्लस 80x इज इक्वल टू 224, ठीक। तो इससे ये चला गया। अब मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, 264 माइनस, इसको मैं यहाँ ले आता हूँ 224 इज इक्वल टू, मैं 20y को मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 40 इज इक्वल टू 20y, ठीक है। तो y की वैल्यू यहाँ पर आ गई 2, ठीक है। तो y की वैल्यू 2 आ गई, तो भैया ऐसा लग रहा है कि आंसर आ गया यहाँ पर। ये देखो, यहाँ पर s की बात कर रहे हैं, CXHY मान रखा है, तो y की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो जाएगा, ये नहीं हो सकता, ठीक है। अब अगर आपको देखो चाहिए कि हम x की वैल्यू निकालना अगर चाहते हैं तो कैसे करना है, मैं समझाता हूँ आपको। सिंपल सी बात है, कह रहा है कि हमने व्हेन द सिस्टम इज ट्रीटेड विद KOH, तो KOH हम जब पास करेंगे तो जो भी CO2 यहाँ पर है, ये पूरा पूरा KOH में डिसॉल्व हो जाएगा। केवल क्या बच जाएगा यहाँ पर, ओनली O2 बच जाएगा। तो जो O2 का जो वॉल्यूम है वो आपको सिंपल 64 के बराबर कर देना है, क्योंकि कह रहा है कि वॉल्यूम डिक्रीज टू, मतलब 64 बच गया आप, तो 64 के बराबर कर देंगे, सॉल्व करेंगे, y की वैल्यू पुटअप करेंगे, तो x की वैल्यू यहाँ पर फर्दर 2 आ जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 14 ग्राम ऑफ कैल्शियम मेटल इज अलाउड टू रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ HCl। ओके, मेटल का रिएक्शन यहाँ पर एसिड के साथ हो रहा है। तो यार सिंपल सी बात है कि अगर हम कैल्शियम मेटल का रिएक्शन HCl के साथ कराएंगे, तो मैं यहाँ पर बैलेंस भी कर दूंगा, तो फाइनली हमको मिल जाएगा यहाँ पर CaCl2 सॉल्ट, ठीक है, और प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी यहाँ पर हमको, ठीक। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि HCl एक्सेस में है, ओके, पहले से दे रखा है यहाँ पर कि ये अपने आप में एक्सेस में है, ठीक है, एक्सेस में है। तो अगर ये एक्सेस में है तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो जो भी हमें निकालना है वो LR के अकॉर्डिंग ही निकालना है हमको। तो देखते हैं यहाँ पर कि इसका
कितना मोल हो जाएगा, तो इसका मोल हो जाएगा 14 ग्राम अपॉन 40, ये हो जाएगा। गिवन मास अपॉन मोलर मास इज 40, तो Ca का होता है। इसके बाद देखते हैं कि H2 कितना बना और Cl2 कितना बना, ठीक है। तो रिएक्शन तो खैर पूरा बैलेंस है यहाँ पर, चेक करो जरा ये कितना बन रहा है। तो ये बन रहा है आपका वापस से 1 से 1, तो 14/40 से 14/40 मोल, ये मोल्स है यहाँ पर, मोल्स। और यहाँ पर हाइड्रोजन का भी जो है, गैस के भी यहाँ पर मोल हो जाएंगे 14/40, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जरा, यहाँ पर कह रहा है कि 0.35 मोल ऑफ H2 गैस इज इवॉल्व, सही बात है। 14/40 जो है ना वो 0.35 के बराबर होता है, सॉल्व करेंगे 0.35 आता है, ठीक है। तो ये तो सही है, ये तो सही है। इसके बाद देखो 7.84 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व, तो H2 गैस की बात कर रहा है, तो इसी की बात यहाँ मैं लिख देता हूँ। तो दिस इज ऑल्सो 0.35, दिस इज ऑल्सो 0.35, ठीक है। हाइड्रोजन वो भी एसटीपी पर, बिकॉज यहाँ पर 273 केल्विन और 180 एम्पीयर दे रखा है। चलो यहाँ से इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो फाइनली नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, गिवन वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4 लीटर एसटीपी पर मोल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम इन लीटर ये हो जाएगा 22.4 इंटू 0.35 इज द मोल, 0.35 इज द मोल। तो सॉल्व करने पर आएगा 7.84 लीटर, ठीक है। तो ये भी आपका ऑप्शन सही है, और 33.4 ये तो कुछ है ही नहीं, तो गलत हो गया ऑप्शन ये, ठीक है। इसके बाद द लिमिटिंग रीजेंट इज कैल्शियम मेटल, सही बात है, LR है ये तो, ये एक्सेप्शन दे रखा है यहाँ पर, तो ये भी सही है। क्वेश्चन पूछा गया था इनकरेक्ट, तो आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कैरियस मेथड बहुत फेमस है ये तो। कैरियस मेथड से हम लोग वैसे सल्फर और हेलोजन का एस्टिमेशन करते हैं। तो देखो क्या है यहाँ पर कि इन कैरियस मेथड 0.75 ग्राम ऑफ ए ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव 1.2 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट। तो सल्फर का एस्टिमेशन करना है हमको, तो सबसे पहले हम काम करेंगे यहाँ पर, एक बेसिक रिएक्शन लिखता हूं मैं यहाँ पर। देखो क्या है ना, एनसीईआरटी में सब दे रखा है, ठीक है। क्लास 11th और पार्ट 2 जब आप देखेंगे तो उसमें सम बेसिक प्रिंसिपल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको सारे मेथड मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो सल्फर एस्टिमेशन और कैरियस मेथड क्या होता है कि सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड होना चाहिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर होना चाहिए, ठीक है। उसका रिएक्शन हम कराएंगे यहाँ पर HNO3 के साथ। तो HNO3 वो भी फ्यूमिंग होना चाहिए, फ्रेशली प्रिपेयर्ड, जिसमें फ्यूम्स निकलते हैं। तो HNO3 अपने आप में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो HNO3 ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो सल्फर है वो उसको +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में भेज देगा, एंड नाउ इसका सल्फर कन्वर्ट हो जाएगा H2SO4 में, H2SO4 में। यहां पर सल्फर अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंच चुका है +6 में, ठीक है। इसके बाद H2SO4 जो बना है, इसके बाद जो H2SO4 बना है, इट इज ट्रीटेड विद बेरियम क्लोराइड इन एक्सेस, इसको हम एक्सेस में लेते हैं, एंड हमें मिलता है यहां पर BaSO4 का PBT। क्योंकि यहां पर PBT बन रहा है तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड एक्शन नहीं जाने वाली है, BaSO4 का वाइट PBT, ठीक। तो BaSO4 के बारे में कुछ दे रखा है यहां पर कि 1.2 ग्राम बेरियम सल्फेट, मतलब इसका वेट दे रखा है, और वो वेट है यहां पर 1.2 ग्राम, 1.2 ग्राम। तो देखो क्या करो, इससे निकालो इसके मोल। तो मोल निकालेंगे आप तो वो हो जाएगा 1.2 गिवन मास पर मोलर मास दे रखा है 233, ये हो गया इसके मोल, ठीक है। तो आपको पता है कि BaSO4 में एक सल्फर है, BaSO4 में एक सल्फर है। अगर BaSO4 में एक सल्फर का एटम तो उतने ही मोल होंगे, मतलब BaSO4 में सल्फर का केवल एक ही मोल होने वाला है यहां पर। तो जो मोल आपने BaSO4 का लिया है उसमें उतने ही सल्फर के मोल होंगे, सिमिलर है वो तो, ठीक है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं मोल्स ऑफ सल्फर,
ठीक है। BaSO4 में केवल एक सल्फर है तो उतने ही मोल होते हैं यहाँ पर, तो मोल्स ऑफ सल्फर भी BaSO4 के मोल के बराबर हो जाएंगे, मतलब 1.2/233। अब एक काम करिए, सल्फर का आप वेट निकाल लो, तो वेट हो जाएगा यहाँ पर मोल इनटू इसका मोलर मास, दैट इज 32। ठीक, तो अब देखिए इसके आगे, अब एक काम करो, अब सल्फर का परसेंटेज आपको निकालना है, तो बस परसेंटेज सल्फर, सल्फर का मास मतलब 1.2, यहां कर लेते हैं, परसेंटेज सल्फर, तो सल्फर का वेट इंटू 32 अपॉन 233, सल्फर का वेट अपॉन टोटल वेट दे रखा है 0.75 पूरा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट इंटू 100। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पर हमारा थर्ड ऑप्शन मैच करेगा, एक बार आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो the elements P and Q form two types of non-volatile, non-ionizable compounds PQ and PQ2। तो इसमें कह रहा है कि when 1 gram of PQ is dissolved in 50 gram of solvent, A delta TB was ना, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो अपने आप में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब सोल्यूशन इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है ये चैप्टर का। तो इसमें देखो क्या है ना, हमसे मोलर मास पूछ रहा है, तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन रहेगा, ट्राई करेंगे अभी यहाँ पर हम लोग। तो देखो पहले PQ की हम बात कर रहे हैं, पहली बात तो ये नॉन आयनाइजेबल है, मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो सबसे पहले फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का जो आई है वांट ऑफ फैक्टर इज 1, तो जरूरत नहीं है यहां पर लेने की, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलैलिटी, ठीक है। तो दोनों के लिए 1 by 1 हम लगाएंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो फर्स्ट PQ के लिए 50 ग्राम यहाँ पर सॉल्वेंट दे रखा है, 1 ग्राम यहाँ पर PQ दे रखा है, और डेल्टा टीबी 1.176, तो 1.176 इज इक्वल टू केबी के लिए यहाँ पे दिया गया है बेटा 5 इंटू, एक्चुअली में सॉल्वेंट सेम है, तो यहाँ पर मोलरिटी क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट। तो PQ के लिए पहले बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, तो इसके लिए पहले 1 ग्राम इंटू 1000 अपॉन इसका मोलर मास वो हमें चाहिए, ठीक, तो मोलर मास ऑफ P एंड Q ये हो जाएगा, ठीक। अच्छा आगे, इसके बाद वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, तो वो दे रखा है यहाँ पर 50 ग्राम, ठीक, इक्वेशन नंबर 1, ठीक। इसके बाद सेकंड इक्वेशन बनाते हैं हम लोग जो PQ2 के लिए, तो PQ2 का वापस से 1 ग्राम है और यहाँ पर है 0.689 इज इक्वल टू केबी, मतलब 5 इंटू वापस से यहाँ पर 1 ग्राम PQ2 है इंटू 1000 अपॉन मोलर मास PQ2 इंटू यहाँ पर वापस से हमको वापस से 50 दे रखा है यहाँ पर, ये लो, ठीक है ना, हाँ 1 ग्राम ऑफ PQ2 इन 50 ग्राम सॉल्वेंट, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो इसको फटाफट हम लोग सॉल्व करते हैं, कितना आ रहा है, तो देखते हैं हम लोग, सबसे पहले इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करेंगे पहले, तो ये 5 से 5 10 हो गया, ये इधर चला गया, ठीक है, तो यहाँ पर MPQ ये आ जाएगा यहाँ पर 100 बाई 1.176, ठीक है, यहाँ लिख दो। इसके बाद है PQ2, वापस से ये भी सॉल्व करेंगे, इधर ये 10 हो गया, इधर ये कट गया,
तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 0.689। तो फटाफट सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। तो सबसे पहले 100 डिवाइडेड बाई 1.176, तो ये हो जाएगा 85। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये 100 डिवाइडेड बाई 0.689, ये हो जाएगा 141। दिस इज 145.13 ये। ठीक है, तो ये निकाल दिया हमने यहाँ पर। अब हमसे इंडिविजुअल पूछ रहा है, आपको पता है कि ये तो पी क्यू पूरे का मोलर मास आया है, पी क्यू के मोलर मास में पी का क्यू का दोनों का शामिल है। तो कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन बना सकते हैं कि अगर हम मास ऑफ पी प्लस मास ऑफ क्यू ये किसके बराबर है, 85 के। ठीक है, इक्वेशन एक ये बन जाएगा, इसको मैं थर्ड मान लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद बात कर रहे हैं पी क्यू टू, मतलब मास ऑफ पी का प्लस 2 टाइम्स मास ऑफ क्यू का, दिस इज इक्वल टू 145.13। इक्वेशन नंबर 4 मान लो, इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 का आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो ऑप्शन है जो सही है वो मैच कर जाएगा, दैट इज आपका MP25 एंड MQ is 60। ठीक है, तो ये मेथड रहेगा, सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड P on treatment with aqueous ammonia under hot condition form compound Q। ठीक है, चलो एक्वस अमोनिया में कह रहे हैं तो ठीक है, आगे देखो कह रहा है कि बाद में हमने हीट किया है और हीटिंग विद Br2 एंड KOH तो R बनता है, तो हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H7N एंड नेम्स ऑफ PQR यहाँ पर है। तो वन बाय वन यहाँ पर हम ऑप्शन चल सकते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो बेंजोइक एसिड, ठीक, तो देखो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, और हम इसका रिएक्शन कराने जा रहे हैं अमोनिया के साथ। ठीक है, अमोनिया के साथ तो क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, सबसे पहली बात तो यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन होगी, ये एसिड ये बेस, इसके बाद जब हम गर्म करेंगे तो ये एसिटामाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब बेंजेनामाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, एरोमेटिक अमाइड। इसके बाद ये कह रहा है कि हम इसका रिएक्शन करेंगे Br2 प्लस KOH के साथ, तो इस रिएक्शन का नाम है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ठीक है, इसमें कार्बन कम हो जाता है, कौन सा, ये कार्बन कम हो जाता है और ये कार्बन कार्बोनेट आयन की फॉर्म में निकल जाता है। ठीक है, तो फाइनली ये एक कार्बन कम हो जाएगा और ये एमाइड को एमीन में कन्वर्ट कर देगा, मतलब हमको जो है यहाँ पर एनिलीन मिल जाएगा, मतलब RCONH2 से RNH2 हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो बस के बाद तो ठीक है, तो ये जो लास्ट में आपको मिला है, आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर चेक करेंगे तो वो मैच कर जाएगा। तो बेंजोइक एसिड ठीक है, बेंजेनामाइड बन रहा है, सही है, एनिलीन सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर मैच कर जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कह रहा है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड P ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O3 गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। ओके, तो जो P है वो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। ठीक है, तो लिख देता हूं मैं यहां पर, ये जो P है ये अपने आप में पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। इसके बाद कह रहा है कि बट नेगेटिव टॉलरेंस टेस्ट, बट नेगेटिव टॉलरेंस टेस्ट। ठीक है, चलो एक बात तो ये। इसके बाद ये कह रहा है कि when P is treated with dilute acid, मतलब जब ये डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट कराएंगे इसको हम डाइल्यूट H+ के साथ, मतलब
समथिंग एक्वस HCl वगैरह ले सकते हैं यहाँ पर। तो कह रहा है कि क्यू मिलता है, तो कह रहा है क्यू मिलता है यहाँ पर। क्यू मिलते ही कह रहा है कि पॉजिटिव, ये जो पॉजिटिव है वो टॉलेंट टेस्ट देगा इस बार, ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि गिव्स पॉजिटिव टॉलेंस एंड ऑल्सो आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। मतलब इस बार जो है ना ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ठीक है। ये हो गया। तो देखो आइडोफॉर्म तो दोनों में पॉजिटिव है, टॉलेंस खाली चेक करना होगा हमको। देखो सिंपल सी बात है, अगर कंपाउंड में मेथिल कीटोन ग्रुप अगर है तो वो तो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो मेथिल कीटोन यहां पर नहीं है, हटा दो उसको पहले ही। अब यहां पर फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, तीनों ही ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं इसके बाद, तो अभी फैसला नहीं हो पाया। अब बात करेंगे क्यू की, तो मतलब पी का मैं ट्रीटमेंट यहां पर डाइल्यूट एस्पेक्ट के साथ कराएंगे। इसको देखकर लग रहा है कि शायद यहां पर जो एसिटल है वो बनाया गया है, मतलब यहां पर ये बेसिक रिएक्शन यूज हो सकती है। और वो देखो ये है, वो ये है कि आर सी डबल बॉन्ड एच, जैसे ये। और अगर आप इसका रिएक्शन कराते हो अल्कोहल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, ठीक है, तो बन जाता है यहां पर एसिटल। एल्डिहाइड से बनेगा एसिटल, तो ये बन जाएगा आर और ये एच कार्बन, और यहां पर ये OR और यहां पर ये OR, ठीक। इसके बाद अगर आप वापस से इसमें इसको एक्वस एसिडिक मीडियम में लगते हैं तो वापस से रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। वापस से हमको एल्डिहाइड यहां पर मिल जाएगा, मतलब एल्डिहाइड से एसिटल हमको मिला तो एसिटल से हमको एल्डिहाइड मिल जाएगा। तो अब इसमें देखें यहाँ पर एक कार्बन पे 2 OR लगे हो तो हम उसको एसिटल कहते हैं, तो वो तो यहाँ पर तो है नहीं, है ना। इसके बाद यहाँ पर भी नहीं है ना। यहाँ पर लग रहा है, देखो यहाँ पर लग रहा है ये दोनों, और आपको यहाँ दिख रहा है इधर, ये देखो। बट ये एसिटल नहीं है, बिकॉज जब यहाँ पर आप डाइल्यूट एसिड के साथ जब ट्रीट कराएंगे तो यहाँ पर बन जाएगा कीटोन, बिकॉज ये बीच में लगा हुआ है ना। तो ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा, ये देखो C डबल बॉन्ड O और ये CH3। तो कीटोन टॉलेंस टेस्ट नहीं देता। बट अगर तुम यहाँ देखो तो यहाँ पर जो एसिटल है वापस से रिएक्शन में एसिटल के साथ कराऊंगा तो हमको क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड टॉलेंस के साथ यहाँ पर पॉजिटिव दे सकते हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो है ना, अच्छा ये इधर भी है, एक मिनट को, ये वाला थोड़ा गड़बड़ हुआ इधर, यस। इसमें तो ये नहीं है, इसमें देखो हाँ ये वाला केस ये सही माना जाएगा, बिकॉज यहां पर ये एसिटल ग्रुप है, ये एसिटल ग्रुप है, और ये जो है ना मेथिल कीटोन है। तो वापस से जब रिएक्शन कराएंगे डाइल्यूट एसिड के साथ तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव आपका टॉलेंट टेस्ट देगा, और यहाँ पर पहले से ही मेथिल कीटोन था तो ये आइडोफॉर्म भी आपका पॉजिटिव देगा। तो फाइनली यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही माना जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। तो फ्रॉम दी फॉलोइंग लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, तो जीओसी में आप जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में जब आप लीस्ट स्टेबिलिटी के रूल जब सीखते हैं तो आप वहां पर ये देखते हैं कि अगर -M ग्रुप जो होता है उसके एडजेसेंट कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वो हाईली अनस्टेबल होगा, ठीक है। ऑलरेडी -M जो ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचते हैं, विड्रॉ करते हैं, ठीक है। और अगर पॉजिटिव पहले से ही होगा तो वो और उस कार्बन उस पोजीशन को हाईली अनस्टेबल बना देगा। तो आप यहाँ देखें, यहाँ तो देखो कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ भी कोई चार्ज नहीं है, बिकॉज अगर मैं बात करूँ NO2 की तो ये NO2 अपने यहाँ पे -M ग्रुप होता है, माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट होता है इनका, ठीक है। तो -M ग्रुप NO2 के एडजेसेंट कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसमें है, तो ये अपने आप में लीस्ट स्टेबल माना जाएगा, ठीक है। तो ये रूल आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, MnO4 माइनस द इन द एसिडिक मीडियम डिस्प्रोपोर्शनेट टू। तो ये तो आसान है, ये तो MnO4 माइनस और MnO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये आपको DNF ब्लॉक के NCERT में मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे कह रहा है कि गिवन बिलो टू स्टेटमेंट,
स्टेटमेंट नंबर 1 है कि द नंबर ऑफ स्पीसीज अमंग SF4 NS4 प्लस और NiCl4 आई थिंक 2 माइनस होगा, ये 2 माइनस होगा, XgF4 एंड PtCl4 2 माइनस और NiCl4 और SeF4 दैट हैव टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रीज 3। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर। तो देखो NS4 प्लस में स्टेरिक नंबर निकालेंगे यहाँ पर, तो 0 लोन पेयर और 4 सिग्मा बॉन्ड पेयर, तो sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। और इसके बाद है NiCl4 2 माइनस। ठीक है, Cl एक वीक फील्ड लिगेंड होता है, तो यहाँ पर पेयरिंग तो होगी नहीं, तो सिंपल सी बात है इसका भी sp3 हाइब्रिडेशन होगा। इसके बाद XgF4, तो XgF4 की अगर मैं बात करूं तो जीनन में 8 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 4 बॉन्ड पेयर हैं, तो 4 5 से 7 8 2 लोन पेयर यहाँ पर बच जाएंगे, तो एंड 4 + 2, तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर प्लेनर, मतलब sp3d2। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद है PtCl4 2 माइनस, Cl4 2 माइनस 5d का है, तो 4d 5d के लिए कैसा भी लिगेंड हो ऑलवेज एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, तो यहाँ पर तो उसका हाइब्रिडेशन DsP2 होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसके बाद है SeF4, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन सेलेनियम, तो 6 इलेक्ट्रॉन 4 बन गए और एक लोन पेयर बच गया, तो 4 + 1, तो 4 + 1 मतलब स्टेट नंबर 5, तो हो जाएगा sp3d, ये हो जाएगा sp3d। आगे देखो, इसके बाद है NiCN का होल 4, वैसे भी Cn माइनस एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है और इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होने के बाद इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है, मतलब DsP2 बनता है यहाँ पर। ठीक है, इतने यहाँ पे दिए गए थे। कह रहा है कि दैट हैव टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रीज 3, तो देखो टेट्राहेड्रल में देखा जाए तो ये sp3 वाला आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये नहीं आएगा, ये स्क्वायर प्लेनर होता है DsP2, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक, और ये तो सीशॉ हो जाएगा। ठीक है, और NiCN का होल 4 2 माइनस, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो 3 कह रहा है, बट यहाँ पे 2 आ रहे हैं, इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर 1 जो है ना वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 2 देखो क्या करा कि इन द सेट NO2 BS2 और BF3 AlCl3 द मॉलिक्यूल हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ठीक है, सिंपल सी बात है कि NO2 में देखा जाए तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है। ठीक है, अगर मैं NO2 की बात करूं तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। अच्छा, BS2, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं BS2, तो इसमें तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, sp हाइब्रिडेशन होता है H और यहाँ पर H। ठीक है, 180 डिग्री का एंगल होता है, sp हाइब्रिडेशन होता है और केवल 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ से 2 यहाँ से, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, तो ये भी सही है। इसके बाद फिर BF3, जस्ट अभी बताया था आपको कि BF3 में के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। इसके बाद है AlCl3, जैसा BF3 वैसा AlCl3। ठीक है, यहाँ पर भी एक Cl सेम ज्योमेट्री हो जाएगी, यहाँ पर भी 3p एक वैकेंट हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये इस कंडीशन पे, तो सबके सब है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। स्टेटमेंट नंबर 2 यहाँ पे सही माना जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा इसका। आगे देखते हैं कि among CuNS3 बेसिकली होल 4 हो जाएगा +2, ये आपने पढ़ा होगा, ट्रांसपेरेंस इफेक्ट होता है इसमें, एंड DsP2 हाइब्रिडेशन इज विद पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। अच्छा, फिर आगे NiEN का होल थ्राइस +2, NiNS3 का होल 6, MnS2 का होल 6, MnS2 का होल 6 वापस से रिपीट हुआ है, हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आई थिंक कुछ तो इसमें इनकम्प्लीट है,
खैर छोड़ते हैं इसको फिलहाल। स्टेटमेंट नंबर 2 में आते हैं हम लोग। कह रहा है कि द नंबर ऑफ पेयर अमंग NiCl4 2-, एक पेयर यहाँ पे ये दिया हुआ है, एक पेयर ये दिया हुआ है और एक पेयर ये दिया हुआ है, दैट कंटेन ओनली डायमेटिक स्पीसीज। तो चलो मैं वन बाय वन आपको बताता हूं। यहाँ पर सबसे पहले जब आप चेक करेंगे NiCl4 2- में, तो ये रहता है अपने आप में डायमेटिक, सॉरी पैरामेटिक रहेगा ये, तो ये पैरामेटिक रहेगा, ठीक है। इसके बाद बिकॉज Cl तो अपने आप में WFL है, पेयरिंग तो होगी नहीं यहाँ पर। इसके बाद NiCO का होल 4, NiCO का होल 4 हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 और ये रहेगा अपने यहाँ पे डायमेटिक। एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अनपेयर नहीं बचते, सारे पेयर्ड हो जाते हैं। इसके बाद है NiCl का होल 4 निकाल चुके हैं, NiCN का ये देखो जरा, NiCN का होल 4 2-, ठीक है। तो इसका भी स्ट्रॉन्ग फील आइगेंड पेयरिंग हो जाएगी यहाँ पर, तो ये अपने आप में डायमेटिक हो जाएगा। ये भी पूरा हो गया, अब ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। अब देखते हैं जरा NiCl4 और NiCO का होल 4, क्या इसमें दोनों डायमेटिक हैं क्या? नहीं, हटा दो इसको। इसके बाद कह रहा है कि NiCl4 2- और NiCN का होल 4 2-, इसमें ये आपका डायमेटिक होगा, ये पैरामेटिक होगा, ये भी नहीं होगा। इसके बाद यहाँ चेक करो, NiCO का होल 4 अपने आप में डायमेटिक होगा और NiCN का होल 4 2- भी अपने आप में डायमेटिक होगा। तो केवल एक स्पीसीज यहाँ पे मिल रहा है आपको, देखा जाए तो ये वाला, ठीक है। कह रहा दैट कंटेन ओनली डायमेटिक स्पीसीज इज 2, तो फिर ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत हो गया, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 2 तो फिलहाल गलत है, 2 तो फिलहाल गलत है, बट फर्स्ट तो पूरा दिया नहीं है तो तुम्हें कुछ कह नहीं सकते हम फिर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन है यहाँ पर, तो वन बाय वन देखना पड़ेगा हमको। यहाँ पर कह रहा है कि प्रोपेनल, मतलब प्रोपेनल बनाता हूं मैं यहाँ पर, तो CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड OH, प्रोपेनल। और प्रोपेनोन, मतलब ये प्रोपेनोन। चलो फटाफट बनाते हैं यहाँ पर। ये तो A हो गया। इसके बाद B में आ जाओ। B में कह रहा है कि ब्यूटवीन, नहीं ये वाला इथॉक्सी एथेन, मतलब ये C2H5 इथॉक्सी एथेन C2H5, ठीक। इथॉक्सी एथेन और मिथॉक्सी प्रोपेन, मिथॉक्सी प्रोपेन, मिथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। इसके बाद सी ऑप्शन में आते हैं हम लोग। कह रहा है कि ब्यूटवीन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ब्यूटवीन 1 2 3 एंड 4, ब्यूटवीन मतलब ये, ठीक है। इसके बाद फिर आ जाओ डी में कह रहा है ब्यूटवनीन एंड ब्यूटवीन आर फंक्शनल आइसोमर, ब्यूटवनीन एंड ब्यूटवीन। इसके बाद ई, पेंटेन एंड 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, तो पहले पेंटेन, पेंटेन और 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, मतलब ये, ठीक। अब देखते हैं वन बाय वन। तो ए कह रहा है कि प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन आर फंक्शन आइसोमर, मतलब एल्डिहाइड कीटोन है, एल्डिहाइड एंड कीटोन आर फंक्शनल आइसोमर, सही बात है बिल्कुल, ये सही है। इथॉक्सी एथेन एंड मिथॉक्सी प्रोपेन आर मेटामर, मतलब इस ओ के रिस्पेक्ट में दोनों देखना है आपको। तो यहाँ पर इथाइल है, यहाँ पर प्रोपाइल है, यहाँ पर इथाइल है, यहाँ पर मिथाइल है, सही है, मेटामर हो जाएगा। सी में देखो ब्यूटवीन सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, कोई भी कैल सेंटर वगैरह नहीं है यहाँ पर, रॉन्ग। डी देखो ब्यूटवनीन ब्यूटवीन आर फंक्शनल आइसोमेरिज्म, नहीं,
पेरेंट चेन सेम है, यहाँ पर डबल बॉन्ड की लोकेशन चेंज हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है, मतलब ये दोनों अपने आप में पोजिशनल आइसोमर होंगे, नॉट फंक्शन आइसोमरिज्म, आइसोमर, ठीक है। डी के बाद फिर ई, पेंटेन एंड 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन आर चेन आइसोमर। अगर आप देखेंगे तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है, केवल पेरेंट चेन के साइज में डिफरेंस है, मतलब चेन आइसोमर यहाँ पर हो जाएंगे। तो सही कौन कौन सा है यहाँ पर, ए बी ई, तो ए बी ई मतलब थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही माना जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। बेसिक कंसेप्ट का एक आइसोमरिज्म का जो बेसिक कंसेप्ट है उस पर भी क्वेश्चन था, आसान था, लेंथी था पर आसान है। 67 देखा जाए तो आर्जिनिन एंड ट्रिप्टोफैन आर एसेंशियल, बायोमोलिक्यूलर क्वेश्चन है ये तो भैया याद ही होना चाहिए आपको। आर्जिनिन एंड ट्रिप्टोफैन आर एसेंशियल अमीनो एसिड, तो ये तो सही है स्टेटमेंट। इसके बाद कह रहा है कि हिस्टिडीन डज नॉट कंटेन हेट्रोसाइक्लिक रिंग इन स्ट्रक्चर। तो देखते हैं यहाँ पर हिस्टिडीन, हिस्टिडीन का स्ट्रक्चर ये है, तो यहाँ पर तो देखा जाए तो अपने आप में हेट्रोसाइक्लिक तो एटम है यहाँ पर, ठीक है, बट ये कह रहा है कि हिस्टिडीन डज नॉट कंटेन हेट्रोसाइक्लिक रिंग, तो ऐसा नहीं है, हेट्रोसाइक्लिक ही है और क्या। सी देखो कह रहा है कि प्रोलीन इज ए 6 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग, ठीक है, एमिनो एसिड, तो प्रोलीन में 6 मेंबर्ड का रिंग होता है, चेक करते हैं हम लोग। तो प्रोलीन, हाँ ये है लास्ट में, तो क्या प्रोलीन में 6 मेंबर्ड करेंगे क्या, तो चेक करें 1 2 3 4 5, तो नहीं, तो फिर देखा जाए तो ये भी जो है ना गलत हो जाएगा, सी स्टेटमेंट भी जो वो है रॉन्ग है। ग्लाइसिन डज नॉट हैव कायरल सेंटर, देखते हैं ग्लाइसिन के पास कोई कायरल सेंटर वगैरह है क्या, तो पहली बात तो नहीं होता, सही बात है, ठीक है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है तो फिर ये सही माना जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो कायरल सेंटर नहीं होगा। ये देखते हैं यहाँ पर, सिस्टीन हैज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ साइड चेन MEsCH2CH2, देखते हैं जरा सिस्टीन को क्या है इसमें। तो सिस्टीन में देखा जाए तो यस, ये SH-CH2 का यहाँ पे करेक्टर है, CH2SH का, थायोल का, ठीक है, नॉट थायोईथर, ठीक है। तो देखा जाए तो अपने आप में ये वाला स्टेटमेंट भी ई वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ए और डी मतलब फोर्थ ऑप्शन सही माना जाएगा। ध्यान रखिए भैया एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए आपको, क्वेश्चन ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, बट एनसीईआरटी में तो दे रखा है, बायोमोलिक्यूल में हो या फिर प्रैक्टिकल मैनुअल हो, सबको आपको सब कुछ याद होना चाहिए आपको। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ बिटवीन प्रेशर P वर्सेस वॉल्यूम V रिप्रेजेंट द मैक्सिमम वर्क डन। तो आपको पता है कि पीवी ग्राफ का जो एरिया अंडर कर्व होता है वो वर्क डन का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर, तो एरिया अंडर कर्व इसकी बात मतलब हो रही है, ठीक है, एरिया अंडर कर्व इसकी मैं बात करूं तो बेटा यहाँ पर तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो यहाँ पर वर्क डन का फॉर्मूला, ठीक है, -P इंटू डेल्टा वी, ठीक है, तो ये तो जीरो ही हो जाएगा, डेल्टा वी जीरो है अपने आप में, ठीक है, तो ठीक है इसका। तो थर्ड में एरिया अंडर कर्व तो ये हो गया, ठीक है, इसमें देखा जाए तो एरिया अंडर कर्व तो काफी है, पूरा एरिया अंडर कर्व, ठीक है। तो देखा जाए तो अगर मैं एरिया अंडर कर्व देखूं और उस वर्क डन का मैग्नीट्यूड चेक करूं तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना फोर्थ ऑप्शन यहां पर सही माना जाएगा। आगे देखते हैं, यहां पर पूछा गया है कि स्टैंडर्ड फ्री गिब्स एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन इज -5.40 किलो जूल पर मोल, ओके। तो यहाँ पर ये तो रिएक्टेंट की बात कर रहा है, यहाँ पर ये प्रोडक्ट की बात कर रहा है ना, और डिफरेंस देखा जाए तो क्या हो जाएगा, डेल्टा जी फाइनली दैट इज GB0, बी का मतलब प्रोडक्ट साइड का माइनस रिएक्टेंट साइड का, ठीक है, गैप है, ये तो पॉजिटिव है अपने आप में, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा।
तो देखा जाए तो इसमें ए जो है वो अपने आप में गलत माना जाएगा, माइनस नहीं वो प्लस का है। फिर कह रहा है कि एस डेल्टा जी है, डेल्टा जी नॉट इन ग्राफ इज पॉजिटिव, तो सही बात है, पॉजिटिव है ये। तो कह रहा है कि N2O4 विल नॉट डिसोसिएट इनटू NO2 एट ऑल, ऐसा नहीं है, मतलब N2O4 का पार्शियल डिसोसिएशन होता है ना, थोड़ी बहुत रिएक्शन आगे बढ़ेगी बट पूरा तो कभी नहीं होगा, ठीक है। तो एट ऑल मतलब बिल्कुल ना हो, तो ऐसा नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन अपने यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। कह रहा है कि रिवर्सिबल रिएक्शन विल गो टू कंप्लीट, नहीं, रिवर्सिबल रिएक्शन है इसका मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम आएगा, इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शंस वो कभी भी कंप्लीट नहीं होती, 100% कंप्लीट नहीं होती रिएक्शन, ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। आगे देखो, व्हेन 1 मोल ऑफ N2O4 चेंज इनटू इक्विलिब्रियम मिक्सर, आई थिंक ई 2 बार रिपीट कर गया है, तो एक मैं यहाँ से हटा देता हूँ। हाँ, तो डी में कह रहा है कि व्हेन 1 मोल ऑफ N2O4, रिएक्शन के अकॉर्डिंग इसकी बात चल रही है यहाँ पर, मतलब एक ही बात चल रही है, इसकी बात चल रही है, इसका मतलब, ठीक है, चेंज इन इक्विलिब्रियम, तो कह रहा है कि वैल्यू डेल्टा जी नॉट इज माइनस 0.84, सही बात है। अगर आप देखें तो ए के करस्पॉन्डिंग इक्विलिब्रियम मिक्सर कितना नीचे है, तो ये माइनस का 0.84 इतना टाइम्स नीचे की ओर है, तो ये सही है स्टेटमेंट। अगर आप ई देखें तो वैन 2 मोल ऑफ NO2, मतलब यहां पर ये बात कर रहा है प्रोडक्ट साइड की, इसकी बात कर रहा है, मतलब बी की बात कर रहा है, तो ये कह रहा है कि चेंजेस इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर, मतलब ये बी इक्विलिब्रियम ई तक आएगा, ई तक इक्विलिब्रियम जो मिक्सचर साइट है वो ई यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बी से ई की ओर जब हम आएंगे तो माइनस 5.54 से ये कम हो जाएगा और इतना 0.84 से कम हो जाएगा, तो टोटल 5.40 और 0.84 अगर इनको ऐड करेंगे माइनस के ये, तो यहाँ पर 0.84 यहाँ पर हाँ माइनस का 6.24 जो है ना आने वाला है, तो फिर ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है, ठीक है। तो ये समझ में आएगा आपको कि हमको बी से ई पर आना है, तो ये बी से यहाँ तक आने में एनर्जी 5.40 से कम होगी, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक आने में 0.84 से कम होगी, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो जो डिक्रीमेंट है वो माइनस का 6.24 का होगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर सी और डी, और देखते, अच्छा सॉरी ये डी है और ये यहाँ पर ई है, तो डी और ई मतलब ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पासेस थ्रू गैसियस हाइड्रोजन, द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डिसोसिएट एंड द energetically excited hydrogen atom produce electromagnetic radiation of discrete frequency। तो देखो क्या है ना, अगर यहाँ पर जो ग्लास की रॉड है, सबसे पहली बात तो ये जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की बात कर रहे हैं, मतलब ग्लास की रॉड में जो हमने H2 गैस जो ले रखी है, उसमें अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, मतलब एनर्जी पास करेंगे वहां पर, तो जो एनर्जी है वो H2 के मॉलिक्यूल, पहली बात तो उनके बीच में जो बॉन्ड रहेगा वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, एनर्जी मिलते ही ये बीच का जो बॉन्ड है ब्रेक हो जाएगा, ये जो एटम्स हैं ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके मतलब बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स इसके एच के अंदर होगा वो एक्साइट हो जाएगा, एक्साइटेशन के बाद उसका क्या होगा, डी एक्साइटेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन पहले एक्साइट होगा वापस वो क्या होगा, डी एक्साइट, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होंगे तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकालेंगे, तो इन एनर्जी को जब आप प्रिज्म से पास करते हैं और यहां पर आप फोटोग्राफिक प्लेट रखते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट जब आप रखते हैं तो यहाँ पे आपको डिफरेंट स्पेक्ट्रम देखने को मिलते हैं, इसे अपन लाइन स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ जो कलर्स आपको मिलेंगे उसको बेसिकली हम यहाँ पे लाइन स्पेक्ट्रम नाम देते हैं, तो यहाँ पर लाइन स्पेक्ट्रम की बात हो रही है। अच्छा ये बात तो है यहाँ पर कि अगर ग्लास ट्यूब है और यहाँ पर आपने बैटरी लगा रखी है और यहाँ पे ढेर सारे डिसोसिएशन के बाद H के एटम्स हैं यहाँ पर, और सभी में इलेक्ट्रॉन्स गेट एक्साइटेड, और जब वो एक्साइट से डी एक्साइट होगा तो देयर विल बी ए पॉसिबिलिटी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें कोई इलेक्ट्रॉन सपोज करो कि n=5 पर था, तो 5 से उसके टेंडेंसी 4 में आने की भी हो सकती है, 3 में भी, 2 में भी, 1 में भी।
अगर कोई इलेक्ट्रॉन माना कि वो n इज इक्वल टू 3 पर है, तो 3 से वो 2 में भी आ सकता है, 1 में भी आ सकता है। तो लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटी यहां पर बनेगी, और इन पॉसिबिलिटीज के अकॉर्डिंग हमने अलग अलग यहां पे सीरीज बना रखी है। लाइमन, बार्नमैन, पास्चन, ये सब आपने पढ़ा होगा जैसे ये, ठीक है। एक बात आप ध्यान रखेंगे, ये स्टेटमेंट यहां पर पहली बात तो सही है, और दूसरी बात ये जो लाइन स्टेटमेंट दे रखा है ये एनसीईआरटी में जब आप लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे ना, वहां पर आपको दिखाई देगा स्टार्टिंग में पूरा लिखा हुआ है। मतलब ऐसा लगता है कि मतलब एनटीए वालों ने तो पूरा ऐसे कॉपी करके पेस्ट कर दिया है यहाँ पर। स्टेटमेंट 2 में देखते हैं क्या है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज ऑब्टेन फ्रॉम He प्लस इज इक्वल टू दैट ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ऑब्टेन। तो चलो देखते हैं इसमें, इसको बैठाता हूँ। देखिए इसमें सबसे पहले फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन, तो देखो 1 बाई लैम्डा 1, और हमसे फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है ना, इज इक्वल टू RH इंटू जेड स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लाइमन का फर्स्ट लाइन लेते हैं हम लोग, तो लाइमन का फर्स्ट लाइन मतलब 2 से 1, तो ये हो जाएगा RH इंटू, दिस इज फॉर H एटम, तो ये तो 1 हो जाएगा, Z एटॉमिक नंबर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 4, 2 से 1, ठीक है। तो सॉल्व करने पर ये हो जाएगा 3 इंटू RH बाई 4, ये ठीक। इसके बाद एक तो ये हो गया, दूसरा एक और बन जाएगा यहाँ पर 1 अपॉन लैम्डा 2, तो ये हो जाएगा RH इंटू जेड स्क्वायर, यहाँ पर हीलियम प्लस की बात कर रहे हैं, तो ये जेड स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा यहाँ पर 4, और ब्रैकेट में 1 अपॉन 1। अच्छा कहाँ से ले रखे हैं एक बार चेक कर लेते हैं जरा हम लोग। कह रहा है कि सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर, लाइमन बाल्मर उसकी भी सेकंड लाइन एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पर। ये देखो ये n इज इक्वल टू 1 मान लो, ये 2, ये 3 एंड ये 4, ये सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर पूछ रहा है, तो 3 से 2 में फर्स्ट हो गया, मतलब 4 से 2 की बात हो रही है यहाँ पर, इसकी बात हो रही है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 का, इसका मतलब 1 बाई 4 हो जाएगा, और माइनस का 1 बाई 16, वो ये हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा RH, ठीक है, इंटू 4 और 16, और ये हो जाएगा 4 माइनस 1, ठीक। तो फाइनली ये हो जाएगा RH इंटू 4 इंटू 3 बाई 16, कैंसिल आउट हो गया, दिस इज 3RH बाई 4। यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, वेवलेंथ आपने निकाली है, उल्टा करेंगे फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर 1 जो थ्योरेटिकल था वो तो सही था, स्टेटमेंट नंबर 2 भी यहाँ पर सही है, मतलब दोनों सही हैं, फर्स्ट ऑप्शन माना जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यस आ गए सेक्शन बी में हम लोग। तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर दोनों को दे रखे हैं यहाँ पर, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट रिएक्शन एक्सीड द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सेकंड रिएक्शन बाय 20 किलोजूल, मतलब डिफरेंस जो दोनों एक्टिवेशन एनर्जी में है वो तो 20 के बराबर होगा। चेक करते हैं फिर 1 बाई 1, आपको पता है कि जो k है वो क्या होता है a इंटू ई की पावर माइनस ए अपॉन आर टी, आर्नियस इक्वेशन कहते हैं इसको हम लोग। ln लेंगे यहाँ पर, तो ln k इज इक्वल टू ln a इंटू, और चलो यहाँ पर ही पूरा अच्छा लिखते हैं हम लोग, तो ये अपॉन आर टी, तो ln k
ln a माइनस ये अपॉन आर टी। अब देखो दो कंडीशंस यहाँ पे लगाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले ln k1 इज इक्वल टू ln a माइनस EA 1 फर्स्ट कंडीशन अपॉन R और T तो वैसे ही फिक्स है यहाँ पर, ठीक। इसके बाद ln K2 ln A माइनस EA2 अपॉन RT, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, 2 माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा ln K2 बाई K1, और 2 माइनस 1 करेंगे तो ये ln A कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा EA अपॉन आर टी माइनस EA2 अपॉन आर टी, मतलब EA1 माइनस EA2 अपॉन आर टी, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे लास्ट स्टेप। तो ln K2 बाई K1 इज इक्वल टू ये माइनस ये 2, तो वो 20 है, ये रखा है यहाँ पर, अपॉन आर की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे इंटू टी 300 केल्विन, ये रखा है। आर की वैल्यू 89314 पुटअप करेंगे आप, और दे रखा है यहीं पर ही, यही पुटअप करने वाला है। अब यहाँ पर सॉल्व करने पर K2 बाई K1 की वैल्यू यहाँ पर 8 आती है, ठीक है। मतलब 8 पॉइंट समझे कुछ आएगा, उसका जो नियरेस्ट इंटीजर होगा वो 8 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। आगे देखते हैं हम लोग। द pH एंड कंडक्टेंस ऑफ वीक एसिड HX की बात कर रहा है। H प्लस की वैल्यू यहाँ पर 5 है, और कंडक्टेंस यहाँ पे 4 × 10⁻⁵ साइड में दे रखा है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चन है, तो सॉल्व करते हैं। पहले तो HX है, यहाँ पर वीक एसिड है, तो ये H प्लस और X माइनस में ब्रेक हो जाएगा। इसके बाद T इज इक्वल टू 0 पर C 0 0, T समय पर C माइनस C अल्फा C अल्फा C अल्फा, ठीक। अगर आप देखें यहाँ पर कि जो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज इक्वल टू C इंटू अल्फा, ठीक है। और अल्फा को हम लिख सकते हैं लैम्डा m अपॉन लैम्डा m इन्फिनिटी, ये, ठीक, ये होता है। आगे देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि जो pH है वो तो 5 के बराबर है, तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁵ हो जाएगी, एंड दिस इज इक्वल टू 10⁻⁵, ठीक। अच्छा, आगे अब सबसे पहले आपको लैम्डा m निकालना पड़ेगा। लैम्डा m का फॉर्मूला होता है K इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी, तो उसके लिए आपको K की वैल्यू पहले चाहिए, ठीक है। तो K की वैल्यू का फॉर्मूला है निकालने के लिए, फॉर्मूला देखें तो वो हो जाएगा G, मतलब 1/R मतलब G इंटू L/A, ठीक। तो G कंडक्टेंस का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, और वो है 4 × 10⁻⁵ साइमन इंटू L/A। तो यहाँ पर लेंथ 15 सेंटीमीटर दे रखा है और 1 सेंटीमीटर। अब देखो, या तो आप सेंटीमीटर को अभी मीटर में कन्वर्ट करो, या फिर लास्ट में कर लेना आप, जब आंसर आ जाए तब आप डिवाइड करेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसको सॉल्व करने पर 15 × 4 60, और ये कम हो जाएगा एक, तो ये हो जाएगा 6 × 10⁻⁻⁴, ये K आ गया, ठीक। अब सीधा आप वापस एक फॉर्मूला यूज करेंगे, तो 10⁻⁵ इज इक्वल टू ये हो जाएगा C, ठीक है, C इंटू लैम्डा m, ये होता है K इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी मतलब C, कॉन्सेंट्रेशन मतलब C,
और अपॉन लैम्डा m इंफिनिटी, ये हो गया। ठीक है, तो इससे कैंसिल आउट हो गया। k की वैल्यू को उठा के आप यहाँ पुट अप करेंगे इस वाले इक्वेशन में। ठीक है, और ये आपको पता है लैम्डा m इंफिनिटी केवल अननोन हो गया, सॉल्व करने पर आपका आंसर आएगा यहाँ पर 6। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आप बस में ध्यान रखिएगा कि जो यूनिट पहले सेंटीमीटर में है आप उसको बाद में मीटर में कन्वर्ट करिएगा, तभी आपका आंसर मैच करेगा। 73 क्वेश्चन है। देखो इसमें डेल्टा एच एफ नॉट दे रखा है, डेल्टा एस नॉट दे रखा है, तो चलो देखते हैं, इसको ट्राई करते हैं हम लोग पहले। तो सबसे पहले डेल्टा एच आर, रिएक्शन के लिए रिएक्शन आपके सामने दे रखी है, तो रिएक्शन ही दे रखी है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर डेल्टा एच आर रिएक्शन का। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए बी का, ए बी का दे रखा है 32, ठीक है, माइनस A2 का प्लस B2 का, मतलब ये हो गया आपका A2 का, ये है 6, ठीक है, ये तो A2 का हो गया, ठीक है, और प्लस यहाँ पर B2 का हो गया यहाँ पर x, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखा उसको सॉल्व किया जाए तो ये हो जाता है 64 माइनस 6 प्लस x ब्रैकेट में, है ना। प्रॉपर सॉल्व करने पर 64 माइनस 6 करेंगे तो 58 हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अल्टीमेटली आपको x की वैल्यू ही चाहिए इन किलो जूल पर मोल। इसके बाद फिर डेल्टा एस नॉट दे रखा है, रिएक्शन को निकालेंगे यहाँ पर, तो ये दे रखा है पहले 2 टाइम्स ए बी का है 2 2 2 माइनस का, इसके बाद A2 मतलब 146 प्लस इसके बाद आएगा 280, तो ये आएगा डेल्टा एस नॉट। ठीक है, इसके बाद डेल्टा जी आर नॉट भी आपको अलग से निकालना पड़ेगा, ताकि एक ही अननोन यहाँ पे रह जाए और वो है यहाँ पर x। ठीक, तो देखो डेल्टा जी आर नॉट रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे रहेगा, तो फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे माइनस 2.303 RT लॉग बेस 10, ठीक है, और के इक्विलिब्रियम मतलब के। देखते हैं आगे, लॉग के टर्म्स में दे रखा है तो ये और अच्छी बात है। डेल्टा जी आर नॉट तो माइनस का 2.303 इंटू 8.314 डिवाइडेड बाई 1000, जो कि हमारा आंसर भी इसमें किलो जूल में ही आना है, इसलिए डिवाइड करना पड़ेगा आपको। इसके बाद यहाँ पर टेम्परेचर मतलब 500 केल्विन, ठीक है, इंटू लॉग बेस 10 के, इसका दे रखा है 2.2, थोड़ा सा कैलकुलेशन रहेगा यहाँ पर। इसके बाद डेल्टा जी आर नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस 3 इंटू डेल्टा एस नॉट। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपको डेल्टा जी आर नॉट पता है, डेल्टा एच नॉट पता है, इसमें x यहाँ पर केवल अननोन है, t भी पता है आपको, डेल्टा एस नॉट भी आप यहाँ पे निकाल चुके हैं। वैल्यू पुट अप करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो फाइनली यहाँ पर x की वैल्यू आएगी और मैच करेगा आपका आंसर इस 70। आगे काफी लेंथी है, रिएक्शन देखते हैं। देखो सबसे पहले बनेगा यहाँ पर P की बात कर रहे हैं, तो P बनेगा यहाँ पर बेंजीन का नाइट्रेशन हो रहा है, तो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर दो रिएजेंट है यहाँ पर SnHCl जो कि इसको रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो जो Q है वो बन जाएगा यहाँ पर NH2 एनिलीन। अब देखो डायरेक्ट अगर हम कॉन्सेंट्रेट HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेट H2O4 डालेंगे तो ये रिएक्शन अनकंट्रोल मैनर में होती है, ऑर्थो पैरा तीनों साइड पर आकर NO2 आ जाएंगे यहाँ पर। बट अगर हमको रिएक्शन कंट्रोल मैनर में करवानी है तो मेरे को NH2 का फंक्शन पहले ब्लॉक करना पड़ेगा। ठीक है,
तो देखो रिएक्टिविटी जो बहुत ज़्यादा जो रिएक्टिव है उसकी रिएक्टिविटी को ब्लॉक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एसाइलेशन रिएक्शन हो रही है यहाँ पर, तो देखते हैं भाई आर क्या बन रहा है। SN2TH रिएक्शन यहाँ पर होगी और फाइनली यहाँ पर एसाइलेशन रिएक्शन हो रही है, ये बन जाएगा, ठीक, आर बन गया। चलो अच्छा, इसके बाद आर के बाद फिर हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो बनेगा एस। तो इसके बाद मेजर प्रोडक्ट हमको चाहिए, तो NO2 प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल बनेगा जो फाइनली पैरा पर आ जाएगा, पैरा पर मेजर बनेगा, बिकॉज अगर हम इस ग्रुप को देखें तो उसका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस जो होता है वो कैसा रहता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, और पैरा पे मेजर देगा हमको। इसके बाद लास्ट में है HCl और ETOH के साथ pH 7 के बराबर है, तो मतलब हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस टाइप का कर रहे हैं यहाँ पर। तो वापस से ये जो ग्रुप है वो NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2, और ये जो है ना NO2, ये बन गया, ठीक है। तो अब हमको चाहिए द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन प्रोडक्टिव फॉर्म। तो भैया अब तो आपको क्या करना है, सिंपल पूरा जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो देखना है, पूरा उसका मॉलिक्यूलर वेट आप निकालोगे। इसके बाद नाइट्रोजन एक ये और एक ये 14 अपॉन टोटल का मास, जब डिवाइड करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर मैच कर जाएगा, दैट इज 20। आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन NaCl प्लस K2Cr27 प्लस H2SO4। इसको देखकर लग रहा है कि ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है, Cl माइनस का टेस्ट पूछा गया है इसमें। तो यहाँ पर जो A बनेगा तो A इज CrO2 Cl2, दिस इज क्रोमाइल क्लोराइड और वेपर्स निकलती है यहाँ पे और डीप रेड कलर की वेपर्स होती हैं, डीप रेड वेपर्स। अच्छा आगे CrO2 Cl2 फाइनली A हो गया, ये A हो गया, ठीक है। इसका रिएक्शन अगर हम Na के साथ कराएंगे तो B बनेगा Na2CrO4। तो जो B बन रहा है उसको मैं लिखता हूं यहां पर, तो B इज Na2CrO4, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है यहां पर उसमें कह रहा है कि B मतलब Na2CrO4 का रिएक्शन जब H2SO4 के साथ करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 तो बन रहा है C। तो C यहां पर बनता है CrO5। इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये है क्रोमियम डबल बॉन्ड O, एक परऑक्सी लिंकेज यहां रहता है, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमियम पेंटॉक्साइड CrO5। तो इसके लिए हमसे पूछ रहा है C के बारे में, तो देखते हैं क्या कह रहा है कि इन द प्रोडक्ट C मतलब ये CrO5 X इज द नंबर ऑफ O2 माइनस यूनिट। तो देखो सिंपल सी बात है कि ये तो O2 माइनस का है, ये O2 माइनस का है, O2 माइनस का है, और ये तो परऑक्सी लिंकेज यहाँ पर है, परऑक्सी बॉन्ड्स है, तो ये -1 -1 -1 -1, ठीक है। तो ये सब परऑक्साइड्स ऑक्सीजन है। तो अगर आप देखें तो कह रहा है कि O2 माइनस यूनिट, तो O2 माइनस मतलब ये पूरा O2 माइनस, और ये देखो O2 माइनस, ये पूरा यूनिट O माइनस वाला परऑक्साइड वाला, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहां पर अगर आप X की वैल्यू देखें तो वो है यहां पर 2। अभी कह रहा है कि Y इज द टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं CrO5 में, 1 2 3 4 5, तो टोटल हो जाएंगे यहाँ पर 5। अच्छा इसके बाद फिर Z की बात कर लेते हैं, कह रहा है कि Z इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम। तो CrO5 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +6, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 6। तो अगर आप इनको ऐड करेंगे क्योंकि हमसे पूछ रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी, x मतलब 2 + 5 + 6, तो 6 + 5 11 + 2 कितना हो जाएगा 13। तो ये आपका आंसर यहाँ पर 13 मैच कर जाएगा। ओके।